17 बिलियन यूरोस के नुकसान के बाद यूरोप को ये समझ आया कि रिवर्स चार्ज टैक्सेशन की जरूरत है। तो ये क्या स्कैम हो रहा था उसको समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि जीएसटी से पहले क्या मैकेनिज्म होता था। सो बिफोर जीएसटी हमारे पास वैट था, वैल्यू एडेड टैक्स। तो इसका सिस्टम ये होता था कि मान लो अगर मैंने आपसे 10 लाख के गुड्स खरीदे हैं और उस पर 10% वैट दिया है, एंड जब मैं उन्हीं गुड्स को आगे लेटेस्ट से 15 लाख का बेचता हूँ तो उस पर भी मैं वैट चार्ज करूंगा 10%। तो मैंने कस्टमर से कितना वैट लिया, 1,50,000, एंड मैंने पे कितना करा था, 1 लाख। तो 1 लाख को मैं इसके अगेंस्ट एडजस्ट कर देता हूँ, यानी माइनस करता हूँ, एंड रिमेनिंग 50,000 रुपीज गवर्नमेंट को जाके पे करता हूँ। सो अल्टीमेटली जो वैल्यू एडिशन था, यानी 10 लाख से 15 लाख तक का जो 5 लाख का डिफरेंस है, उसके ऊपर अगर मैं 10% लगाऊं तो वही 50,000 बन के आता है। यानी कि टैक्स किस पे लग रहा है, जो वैल्यू एडेड है। बस इसी फंडे को यूज करके पूरे यूरोप में बहुत बड़ा स्कैम हो रहा था 1954 में। अब ये मिस्टर ए है, ये बैठा है फ्रांस में, तो इसने कुछ गुड्स एक्सपोर्ट करे टू मिस्टर बी। मान लो माइक्रो चिप्स हो गई, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स हो गई, हाई वैल्यू आइटम्स हैं। तो मिस्टर बी बैठा है नेदरलैंड्स में, तो गुड्स की वैल्यू जो मिस्टर ए ने एक्सपोर्ट करी है वो है 10 लाख रुपीज। अब क्योंकि वो एक्सपोर्ट कर रहा था तो एक्सपोर्ट ड्यूटी तो माफ थी, तो उसे कोई ड्यूटी नहीं देनी पड़ी। अब यही गुड्स जब मिस्टर बी के पास पहुंचे तो इन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती थी, तो उसने कोई टैक्स दिया नहीं और ये गुड्स अपने पास रख लिए। फिर उसने इन्हीं गुड्स को लेटर मिस्टर सी को 15 लाख रुपए का बेच दिया और उससे वैट चार्ज किया 10%, यानी 1,50,000। अब कायदे से मिस्टर बी को ये टैक्स जमा कराना चाहिए था अपने नेदरलैंड गवर्नमेंट के पास, बट मिस्टर बी ने ये काम नहीं करा और वो सारा का सारा पैसा उसने अपनी जेब में रख लिया। अब फिर मिस्टर सी ने यही गुड्स को आगे 20 लाख का बेच दिया एंड वहां से वैट चार्ज किया 10%, यानी 2 लाख रुपए, और उसने दिया कितना था मिस्टर बी को, 1.5 लाख रुपए। तो वो सेट ऑफ करा एंड अल्टीमेटली 50,000 रुपीज उसने जाके गवर्नमेंट को जमा करा दिए। एंड ऐसे ही मिस्टर सी ने मिस्टर डी को बेचा, डी ने ई को बेचा, और ऐसे करके पूरी चेन चलती रही। हर बंदा बेचने पे वैट चार्ज करता था और जो उसने पहले पे किया था उसका सेट ऑफ लेता था एंड रिमेनिंग गवर्नमेंट को जमा करा देता था। और ऐसे ही ये चेन चलती रही मिस्टर जेड तक। अब लेटेस्ट से कि मिस्टर जेड तक पहुंचते पहुंचते ये गुड्स की वैल्यू हो चुकी है 50 लाख रुपीज। सो मिस्टर जेड जो नेदरलैंड्स में बैठा है उसने ये गुड्स को वापस से मिस्टर ए जो फ्रांस में बैठा था उसको एक्सपोर्ट कर दिया, यानी कि पूरा एक सर्कल बना दिया। अब बात ये है कि मिस्टर जेड तो भाई एक्सपोर्ट कर रहा है, तो एक्सपोर्ट करने पे तो ड्यूटी लगेगी नहीं, तो ये तो कुछ सेट ऑफ कर ही नहीं सकता क्योंकि ये तो वैट चार्ज कर ही नहीं रहा। तो अब जो इसने वैट पे करा था पिछले वाले बंदे को, उसका ये जाके रिफंड ले लेता है। यानी अगर इसने खरीदते टाइम 10% के हिसाब से 5 लाख रुपए का वैट पे करा था तो ये पूरे 5 लाख रुपए का सरकार से रिफंड ले लेगा। तो जितने भी लोग बीच में थे उन सब ने जितना जमा कराया था एक्चुअली गवर्नमेंट के पास, वो सारा का सारा पैसा वापस मिस्टर जेड ने अपनी जेब में रख लिया। और ये सब किस बेसिस पे सेट ऑफ कर रहे थे, इसी बेसिस पे कि मिस्टर बी ने गवर्नमेंट को जमा कराया होगा, बट इन द फर्स्ट प्लेस जहां से लाइन शुरू हुई थी पहले बंदे ने ही जमा नहीं कराया था, तो वो पैसा भी नहीं मिला सरकार को, और बाकी जितना बीच में मिला था वो सारा एंड में रिफंड भी हो गया। और इसी तरीके से ये सर्कल चलता जाता था। अब मिस्टर ए के पास गुड्स वापस आ गए, अब वो वापस से एक्सपोर्ट करेगा मिस्टर बी को एंड वापस से ये पूरा सर्कल चलता जाएगा। एंड इस पूरी कहानी में जितने लोग हैं ये सब मिले हुए हैं, ऐसा नहीं कि इनमें कोई जेन्युइन लोग बैठे हुए हैं। एंड ये बीच में जितने भी लोग थे इन लोगों को बफर बोला जाता है। एंड ऐसे ही देखते देखते फ्रॉम 1954 टू 1993 यूरोप को नुकसान हुआ 17 बिलियन यूरोस का। फिर जाके इन 1993 गवर्नमेंट केम अप विद अ सॉल्यूशन, रिवर्स चार्ज टैक्स। इस स्कीम में गवर्नमेंट ने ये बोला कि भाई जो इंपोर्टर है यानी कि जो मिस्टर बी था वही बंदा कुछ टैक्स कलेक्ट करेगा मिस्टर ए से जब वो गुड्स को इंपोर्ट कर रहा होता है। तो ये बात थोड़ी सी अजीब लग रही है राइट, कि बंदा गुड्स जो एक्सपोर्ट कर रहा है बदले में वो पेमेंट लेगा, बट यहाँ पे गवर्नमेंट ये बोल रही है कि भाई कुछ अमाउंट आपको उससे रखना पड़ेगा, तभी जाके हम आपको अलाउ करेंगे कि आपने जो गुड्स इंपोर्ट करे हैं वो आप घर ले जा सको। तो इंपोर्टर क्या करेगा, वो सारा का सारा पैसा मिस्टर ए को नहीं देगा, उसका कुछ हिस्सा टैक्स मानेगा और जाके गवर्नमेंट को जमा कराएगा, तभी उसको अलाउ होगा कि जो उसने गुड्स इंपोर्ट करे हैं वो बाहर ले जा सके। तो इससे क्या होगा, अब मिस्टर बी को टैक्स देना ही पड़ेगा इन ऑर्डर टू रिलीज हिज गुड्स। अब जब ये गुड्स वो मिस्टर सी को बेचेगा तो उसने जो टैक्स पे करा है ऑलरेडी मिस्टर बी ने, वो उस अमाउंट का सेट ऑफ क्लेम कर सकता है। तो अब इससे क्या होगा, मिस्टर बी को कंपल्सरी टैक्स पे करना पड़ जाएगा गवर्नमेंट को, जो वो पहले नहीं करता था।
तो इसी टाइम पे पहली बार वर्ल्ड में स्टार्ट हुआ था रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब इसी कॉन्सेप्ट के साथ अब आते हैं हम हमारी कंट्री में। तो यूजुअली हम सभी ने ये चीज एक्सपीरियंस करी है कि जब हम किसी रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं तो वो जो हमसे जीएसटी चार्ज करता है हम उसको वो पे करते हैं एंड देन वो लेटर ऑन जाके गवर्नमेंट को जमा कराता है। आप तो नहीं कराते राइट? तो यानी जो बंदा सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है वो अमाउंट कलेक्ट करता है कस्टमर से और जाके जमा करा देता है गवर्नमेंट को। तो ये नॉर्मल सिस्टम है, यूजुअली हर जगह ऐसा ही होता है, इसलिए हम लोग इसको फॉरवर्ड चार्ज बोलते हैं। बट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट टैक्स इवेजन काफी बार ऐसा होता है जहां पे जो सर्विस रिसीवर है, जो बंदा सर्विस रिसीव कर रहा है, उसी को जाके टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को ऑन बिहाफ ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हो सकता है कि भाई जो सर्विस प्रोवाइडर है वो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर से है, हो सकता है कि एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी का बंदा है, ट्रक वगैरह चलाता है, तो वो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। इसलिए बोला जाता है कि भैया जो सर्विस रिसीवर है उससे जाके टैक्स जमा कराना पड़ेगा। तो जैसे अगर आप किसी एडवोकेट की सर्विस लेते हो तो एडवोकेट अगर आपसे जीएसटी चार्ज कर रहा है तो भाई वो जो कंपोनेंट है जीएसटी का वो नहीं जमा कराएगा, वो आपको अलग से गवर्नमेंट के पास जाके जमा कराना पड़ेगा। तो एडवोकेट क्या है? सर्विस प्रोवाइडर, आप हो गए सर्विस रिसीवर, एंड सर्विस रिसीवर को जाके वो पोर्शन गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ रहा है। तो ये उल्टा हो जाता है राइट? तभी इसको रिवर्स चार्ज बोला जाता है। एंड आज की डेट में रिवर्स चार्ज बहुत सारी चीजों पे ऑलरेडी लग चुका है। बट अगर हम लोग रिवर्स चार्ज के इम्प्लीमेंटेशन की बात करें ना, तो इंडिया में एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही इनकंसिस्टेंट वे में हुआ है। एंड इनकंसिस्टेंट इसीलिए बिकॉज यहाँ पे जैसे एडवोकेट्स हैं उनके ऊपर रिवर्स चार्ज लगता है, जबकि और किसी भी कंट्री में एडवोकेट्स की सर्विसेज पर रिवर्स चार्ज नहीं लगता। एडवोकेट्स को खुद ही जाके अपना जीएसटी जमा कराना पड़ता है। बट हमारे कंट्री में जो बंदा सर्विस ले रहा है उनसे, उसके ऊपर बर्डन होता है कि वो जाके जीएसटी जमा कराए। सो अगर लॉजिकली देखा जाए तो इस बात का ज्यादा कोई सेंस नहीं बनता। तभी तो इंडिया का रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही इनकंसिस्टेंट है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। सो आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू ये समझ आया होगा कि रिवर्स चार्ज को इंट्रोड्यूस करने का पॉइंट क्या था एंड वो एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है। मैं मिलता रहूंगा आपको इसी चैनल पे एवरी थर्सडे एंड संडे। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।